8th की साइंस का चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है साउंड। ठीक है, तो हम साउंड पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो पीरियड है स्कूल का वो ओवर हो गया, कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि स्कूल्स में घड़ी ले जाना तो अलाउ नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इजीली पता कर लेते हैं। जैसे ही नॉक होता है तो हमें एक डोर बेल की साउंड सुनाई देती है, उस डोर बेल की साउंड से तुम्हें पता चल जाता है कि हमारा ये पीरियड ख़त्म हो चुका है और हम दूसरे पीरियड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, कभी कभी आपने हाइड एंड सीक का गेम देखा होगा। हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं तो इस गेम में पर्सन जो होता है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैड टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। ये कभी कभी ऐसा करते हैं कि उसके हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उससे बोलते हैं कि अब ढूंढो, है ना, अब ढूंढो बाकी सबको। तो ये जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है ये गैस करता है कि कौन सा प्लेयर उसके पास में है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है उसे। तो कुछ साउंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको किसी से बात करनी है तो आप तभी बात कर पाओगे जब सामने वाले की बातों को आप सुन पाओगे, ठीक है ना, आसपास की साउंडों को आप सुन पाओगे। म्यूज़िक रूम में अगर आप जाओगे बेटा तो वहाँ पे जो आपका स्कूल होगा उसमें जो साउंड निकलने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दे रखे होंगे। तो आप अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में जाना और वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को देखना। जैसे वहाँ पे फ्लूट होगा, बांसुरी होगी, हारमोनियम होगा, तबला होगा, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे। अब इनसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, कैसे हम इनको सुन पाते हैं, है ना, क्या साउंड बाकी आवाज़ों से बहुत ज़्यादा निकलती है, हमें इन सारे क्वेश्चंस पे इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है। ये देखो, ये तबला रखे हुए हैं दोनों, ठीक है, ये इधर हारमोनियम रखा हुआ है, ये सितार रखा हुआ है और ये नीचे आपकी फ्लूट रखी हुई है। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू। आपने स्कूल की बेल को टच किया होगा, जब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो आप उसे फील करेंगे कि उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना। कब प्रोड्यूस होगी वो साउंड, जब वो वाइब्रेट करेगा। तो इसमें एक मेटल की प्लेट आपको लेनी है एक्टिविटी में, उसे एक कन्वीनियंट प्लेस पर रख देना है या फिर टांग देना है, ठीक है ना, और उसे टांगने के बाद में आपको उस पर स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करना है तो आपको आवाज़ आवाज़ जो है सुनाई देगी जब आप उस प्लेट को टच करोगे तो, है ना, और उस पर आपको वाइब्रेशन भी फील होगा। ये सब लोग घर पे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इसको कर पाना। ठीक है, दोबारा स्ट्राइक करो, प्लेट दोबारा से वाइब्रेट करेगी और दोबारा से आपको एक नई साउंड सुनाई देगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप एक रबर बैंड लो और उस रबर बैंड को पेंसिल बॉक्स के दोनों साइड से बांध दो, 2 पेंसिल उसके बीच में लगा दो, उन्हें स्ट्रेच कर दो। स्ट्रेच करने के बाद में उसमें आप एकदम से रबड़ को ऊपर की तरफ खींचो और फिर छोड़ो, रबड़ वाइब्रेट करेगी और आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है दोनों में ही। क्लास 7th में आपने देखा था फ्रो और बैक फोर्थ मोशन, यानी ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल एक बार आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। तो ये मोशन करते रहते हैं, इसी को ही बोला जाता है वाइब्रेशन। आपने टाइटली स्ट्रेच करा है बैंड को, उसे प्लग किया है तो वाइब्रेट होगी तो साउंड को प्रोड्यूस करेगी, और जब वो वाइब्रेशन बंद कर देगी तो साउंड को प्रोड्यूस करना भी बंद कर देगी। आपके पास कोई मेटल की डिश है, आपने उसमें पानी डाला है ना, इस पूरी तरह दिखाई भी दे रहा होगा, देखो इसमें। अब इसमें आपकी मेटल की डिश है, आपने इसमें पानी डाल दिया और आपने चम्मच से इस पानी को क्या करा, ऐसे 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 हिलाया है। मेटल को नहीं हिलाया बेटा, पानी को हिलाया है। तो पानी के भी जो पार्टिकल है वो आपस में वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी, पानी की भी आवाज़ आती है। ठीक है ना, उसके बाद देखो आगे। तो आपने देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी वाइब्रेशन जो होता है इजीली विजिबल हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि आप वाइब्रेशन को विजिबल नहीं कर पाते। वहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा होता है लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि साउंड का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, आप एक कोकोनट का शेल लो, उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ। कौन सा, एकतारा। एकतारा बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एकतारा क्या है, तो एकतारा एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग इसे बजाते हुए आते हैं, घरों में आते हैं, है ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये एकतारा आपका। और अर्दन फोर्ट आपने देखे होंगे, मटके देखे होंगे, मटकों को भी बहुत से लोग बजाते हैं, वाइब्रेट इंस्ट्रूमेंट की तरह भी उसे भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपका एकतारा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप फैमिलियर जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप जानते हो आप उन सब की लिस्ट बनाओ, कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, इस टेबल को फिल करो। ठीक है, जैसे वीणा में स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है ना, स्ट्रेच करके बनाया जाता है, तबला में मेम्ब्रेन स्ट्रेच करके बजाई जाती है। तो ये सब आपको खुद से लिस्ट बना के पूरी करनी है। आपने देखा होगा बेटा मंजीरा, मंजीरा देखते हैं ना, जो लोग भजन कीर्तन करते हैं तो मंजीराओं को बजाते हैं, आपस में उनको आपस में कोलाइड कराते हैं, है ना। घाटम देखा होगा आपने, मड पोर्ट्स देखे होंगे, करताल्स देखे होंगे। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना कॉमनली कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ होता है। जैसे कि आप बीटन कर रहे हैं, अर्दन पोर्ट पे बीट कर रहे हैं आप, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रहा है ये। इसमें देखो बेटा, ये 3 ग्लास पानी से भरे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको तीनों ग्लास। 3 क्या, बहुत सारे ग्लास हैं, आई थिंक 6 ग्लास हैं।
तो 6 गिलास ये पानी से भरे हुए हैं अलग अलग लेवल पे, किसी में पानी कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा पानी है, किसी में उससे भी कम पानी, किसी में ज़्यादा पानी। तो पेंसिल से आप इन सबको स्ट्राइक कर रहे हो, और जब आप पेंसिल से इन सबको स्ट्राइक कर रहे हो तो प्लीजेंट साउंड निकल रही है ना, ये आपका जलतरंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलतरंग बोला जाता है। ठीक है, आपने प्लग किया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के को, सितार होता है, सितार में आप क्या होता है, जो आपकी वो स्ट्रिंग लगी हुई होती है आप इसी को ही प्लग करते हो, उसी से ही साउंड निकलती है। इसे आप सुन नहीं सकते हो, स्ट्रिंग को नहीं सुन सकते हो, बस आपके वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन से ही साउंड को प्रोड्यूस करता है। वो एक होता है बेटा मृदगम, है ना, मृदगम होता है। तो आपने साउंड देखा होगा जिसे आप सुन नहीं सकते हो, केवल मेम्ब्रेन ही है होल बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, उसे मृदगम बोलते हैं। ठीक है ना, ढोलक वगैरह में भी आपने ये मृदगम जो है देखा होगा। अब देखना है कि साउंड प्रोड्यूस ह्यूमंस के द्वारा कैसे की जाती है। अभी तक आपने समझा था वाइब्रेशन से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, अब आप देखोगे ह्यूमंस साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा जब आप तेज बोलते हो या गाना गाते हो, सिंगिंग करते हो, है ना, या जो आपने बी देखी है वो गुनगुनाती रहती है, बी जो होती है मधुमक्खी जो होती है बज करती रहती है, तो आपने इन सबको थ्रोट देखना कभी भी, थ्रोट। ठीक है ना, तो ह्यूमन जो होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस करते हैं वो। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, एक जिसे बोला जाता है लारिंक्स। ठीक है ना, ये वॉइस बॉक्स या लारिंक्स होता है जो हमारे गले के अंदर प्रोड्यूस होता है। कभी देखना आप, कभी आप कोई गला दबा रहे हो तो आप बोल नहीं पाओगे, कभी भी ना ट्राई वैसे गला, ये गलत बोल रही हूँ मैं, गला मत दबाना किसी से, ऐसे हल्के हाथ से भी कभी ऐसे करके देखोगे तो आप वो देखोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो वॉइस बॉक्स है वो आप बंद हो जाएगा, या फिर साउंड बहुत अजीब से निकलेगी या निकलेगी ही नहीं, है ना। वॉइस बॉक्स हो जाता है, इसे लारिंक्स ही बोला जाता है। तो अब इसने बोला अभी अगर आप अपने थ्रोट पे फिंगर रखो, और अपने थ्रोट पे जब आप फिंगर रखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन होता है जब आप बोलते हो। फिंगर रख के देखो अपने थ्रोट पे, वाइब्रेशन होता है। ठीक है ना, जब आप बोलते हो तो ये वाइब्रेशन कहाँ से होता है बेटा? इसी बॉडी के पार्ट को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, होता है ना वाइब्रेशन। उसके बाद में देखो उसके नीचे एंड पे एक विंड पाइप होता है। ठीक है, और 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वॉइस बॉक्स पर एक लगा हुआ रहता है विंड पाइप पे, जैसे उसमें डायग्राम बना हुआ है। देखो ये आप इसने टच करके दिखाया है ना आपको, ये आपका वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो आपका जो लंग्स होता है वो एयर को बाहर निकालता है, आपको पता है यही तरीका है। 2 पाइप होते हैं एकदम एक दूसरे के एकदम ऐसे चिपके हुए रहते हैं, है ना, एक होता है एयर वाला और एक होता है साउंड वाला। तो जो एयर वाले साउंड वाले में क्या होता है, एक ढक्कन लगा रहता है। जब आप सांस लेते हो तो वो ढक्कन किस पे होता है? फूड पाइप पे। और जब आप खाना खा रहे होते हो तो ढक्कन किस पे होता है? विंड पाइप पे। लेकिन विंड पाइप के ही नीचे क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जिससे आप बात करते हो, जिससे आप बोलते हो। तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। ठीक है, इसमें 2 रबर स्ट्रिप लिए हैं आपकी सेम साइज़ की, उनमें से 2 पीस लिए हैं आप, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और एयर को ब्लो किया है उनके बीच में से। देखो इनके बीच में से एयर को ब्लो करा है। अब जैसे कि आपने कोई कागज़ लिया, उसके बीच में से आपने होल कर दिया है, और होल करने के बाद आप उसमें से एयर पास करने के लिए फूंक मार रहे हो, ऐसे करके। लड़का मार रहा है ना बेचारा, दे फूंक उसने फूंक मार दिया। अब इसकी वोकल कॉर्ड में कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, ये इतनी तेज मार रहा है। आपकी जो वोकल कॉर्ड मैन की होती है वो होती है 20 mm लॉन्ग, याद कर लेना, MCQ पूछा जा सकता है कि जो मैन की वोकल कॉर्ड होती है वो होती है 20 mm लॉन्ग, और जो वुमेन की वोकल कॉर्ड होती है वो होती है 15 mm लॉन्ग। तो चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी बहुत छोटी सी वोकल कॉर्ड होती है, तो उनकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट होती है बच्चों की, है ना। बड़े होते जाते हैं वोकल कॉर्ड बढ़ती जाती है, वुमेन की 50 mm हो जाती है और मैन की 20 mm हो जाती है। इसीलिए मैन की जो आवाज़ होती है वो वुमेन के मुताबिक थोड़ी सी भारी होती है, उनका वोकल कॉर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बेटा साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कोई मीडियम चाहिए, क्या कोई रास्ता चाहिए? तो आपने अपने फ्रेंड को देखा होगा जो एक डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, आप उससे कोई कुछ भी बोलोगे तो वो इतनी दूरी पे से क्या सुनाई दे रहा है? मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तुम इतनी दूर बैठे हो तो मैं क्या सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ ट्रैवल होकर के जा रही तभी तो सुनाई दे रहा है। कोई तो होगा बीच में जो आपकी मेरी आवाज़ को पास कर रहा होगा, फिर वो पास करेगा, फिर वो पास करेगा, ऐसे करके चैन बनेगी पूरी। तो कोई तो चैन यहाँ पे, जैसे कोई इंसान बोल रहा है, स्पीकर लगा हुआ है, इधर आवाज़ निकल रही है, और यहाँ पे कोई कान बना हुआ है जो किसको सुन रहा है, तो यहाँ से आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। क्यों? कोई ना कोई बीच में है जो साउंड को क्या कर रहा है? एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहा है और कानों तक पहुँचा रहा है, उसी को ही बोलते हैं मीडियम। अब वो है कौन जो तुम्हारी आवाज़ को पहुँचा रहा है तुम्हारी तो साउंड से तुम्हारे पास तक? अब देखो ये फ़ोन रखा हुआ है, ये फ़ोन रखा है इसके अंदर, है ना। अब आप देखना, अब आप एक चीज़ देख के देखना, कभी भी ग्लास लेना, ग्लास कांच का ग्लास लेना, और कांच के ग्लास को लगा लेना मुँह पे, जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बोलना, जो चाहे वो बोलना, कोई बगल वाला भी नहीं सुन पाएगा कि तुमने क्या बोला है।
ये इस बात का सबूत है कि कोई तो है जो तुम्हारी आवाज़ को पहुंचाता है, और जो तुम्हारी आवाज़ को पहुंचाता है उसको डिसरप्ट किसने कर दिया? तुम्हारे कांच के गिलास के शीशे ने। कांच के गिलास का जो शीशा है वो उस व्यक्ति को बाहर जाने ही नहीं दे रहा जो तुम्हारी आवाज़ को लेकर के दूसरे व्यक्ति तक जाता है। वो कांच के डिब्बे में फंस गया। अब वो कांच के डिब्बे में फंस गया तो वो बाहर नहीं जा पा रहा, वो बाहर नहीं जा पा रहा तो तुम्हारी आवाज़ भी बाहर नहीं जा पा रही। तो जो मीडियम तुम्हारी आवाज़ को ट्रांसफ़र करता है तुम्हारे पास से, जहाँ से आवाज़ आ रही है उससे तुम्हारे पास तक, वो मीडियम उस ग्लास की वजह से बंद हो गया। घर जाके सभी अपना अपना एक्सपेरिमेंट करें। अपना कांच का ग्लास लें या कोई मीडियम लें जिससे कि आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आपने कांच के ग्लास से आपके पार्टिकल्स को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो एक्सप्लेनेशन करते हैं लाउडनेस के बारे में। अगर आप देखो धीरे बोलते हो तेज बोलते हो, धीरे बोलते हो धीरे सुनाई देता है, तेज बोलते हो तेज सुनाई देता है। क्या बढ़ गई? लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस आपकी इंक्रीज हो गई। इसके अलावा देखो आप इसमें वैक्यूम देखो। ये जो बेटा कांच का ग्लास है ये होता है वैक्यूम, ऐसा मीडियम जिस वो आपके अपने अंदर से पार्टिकल को पास नहीं होने देता। ऐसा मीडियम जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं पाई जाती उसको कहते हैं बेटा वैक्यूम। ठीक है, जिसमें एयर बिल्कुल नहीं होती, कंप्लीटली रिमूव होती है, उसे वैक्यूम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो पानी के अंदर ना आप वो बजाना, मंदिर में घंटी देखिए, मंदिर में जो घंटी होती है बैल होती है, ऐसी बैल आप पानी के अंदर बजाना। ठीक है ना, और देखना कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। सब आपको काम करने हैं, घर के लिए होमवर्क है ये आपका। ठीक है, ये करके देखना घर पे बैठ करके, मज़े आते हैं इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने में। अब देखो इधर, अब ये जो बेटा है, 2 बेटे हैं यहाँ पे अपनी अपनी मम्मी के, है ना। ये तो ये फ्रेंडली इन्होंने क्या अपने हाथ में ले रखा है, इन्होंने अपने हाथ में एक मीटर स्केल ले रखा है और फिर ये स्क्रैच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है। स्क्रैच करके पता लगा रहे हैं कितनी दूरी पे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप इसमें एक और एक्टिविटी है, इसमें देखो एक व्यक्ति ने कान लगा रखा है टेबल पे और दूसरा व्यक्ति नीचे टेबल की आवाज़ निकाल रहा है और वो दूसरा व्यक्ति कान लगा के ऐसे सुन रहा है तो उसको सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके कान लगा के सुन रहा है कि आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। तुमने भी कभी कभी देखा होगा पड़ोसी घर में कोई बात हो रही हो या पड़ोसी कमरे में कोई बात हो रही हो तो ऐसे दीवार पे ये कान चिपका के सुनते हैं लोग, क्या बात हो रही। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते, दीवार से जो चिपक सुन रहा है ना, चिपक करके उसके कान होते हैं। तो ऐसे ही तो करते हैं लोग, कहीं पे अभी कुछ भी हो रहा हो ऐसे कान लगाएंगे, ऐसे कान लगा के बड़ा करेंगे तो सुनाई देने की कोशिश करते हैं। दीवार में घुस जाते हैं, गेट में घुस जाते हैं, गेट लग रहा होगा सामने वाले का, फिर भी गेट के अंदर घुस के सुनाएंगे, ऐसे कान खोल के सुनाएंगे। ऐसे ही बच्चा कर रहा है, टेबल के नीचे से आवाज़ आ रही है, टेबल में ऊपर से रख के ऐसे करके सुन रहा है, कुछ तो सुनाई देगा, ऐसे करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है ना, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब देखो इधर इसमें क्या है, एक ने ग्लास ले लिया अपने कान पर रख लिया, दूसरे ने स्ट्रिंग लगा के दूसरे कान पर रख लिया, ये इस जो बोलेगा ना वो उसके कान तक जाएगा। इन लोगों ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करा है। सारे इसमें एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट भरे पड़े हुए हैं। अब आप ईयर से, अब देखो अब आप साउंड सुनोगे ईयर के थ्रू, हमारे ईयर के थ्रू साउंड। आपने अपने कान देखे हैं, सबने देखे होंगे। कान में जो आउटर वाला पार्ट होता है, आउटर वाला पार्ट फनल की तरह होता है। फनल मतलब आपने देखा होगा दुकानों में तेल भरने के लिए लोग ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यूज़ करते हैं, होता है ना, इसे फनल बोलते हैं। तो आपका कान का जो आउटर पार्ट है फनल की तरह है। हमारे कान के अंदर एक छेद है, बाकी इतना बड़ा सा पार्ट है, इसमें डालोगे सीधे नीचे अंदर जाएगा, है ना। तो साउंड इसी में से एंटर करती है और एंटर करती है बहुत सारी मेम्ब्रेन से पास होकर के जाती है और अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन है, बहुत पतली मेम्ब्रेन से ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं ना। अरे धीरे बोल, कान का पर्दा फट जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है वो, उसी को ही ईयर ड्रम बोलते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसके फंक्शन को लेकर के समझते हैं। ये भी बेटा एक्सपेरिमेंट करा है, इसे पढ़ लेना, इसने भी ईयर ड्रम का एक्सपेरिमेंट करा है। ठीक है, तो ईयर ड्रम आपका क्या होता है, स्ट्रेच रबर शीट होती है आपकी। साउंड जब वाइब्रेशन करती है तो आपका ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। जैसे ही साउंड आपके ईयर ड्रम तक पहुंचेगी आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन आपके कान के अंदर पहुंच जाता है सिग्नल, और फिर वो सिग्नल देता है ब्रेन को और ब्रेन समझता है कि वो जो वाइब्रेशन आया किस साउंड का है। फिर ब्रेन आप उस साउंड को समझ करके दोबारा से हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने ये बात कही है। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपके ये ब्रेन के पास तक जा पाता है। तो ये आपका ईयर ड्रम है, ये आपके कान के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है ना, अब देखो आपने ऑसिलेशन पढ़ा होगा। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, बैक एंड थ्रू जो मोशन होता है उसे ऑसिलेशन कहते हैं। जो आपका पेंडुलम करता है, जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर उसी बात पे वापस आएगा। तो 1 सेकंड में
1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, ये बेटा फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में उस पेंडुलम ने कितने चक्कर लगाए, अपनी प्लेस पे दोबारा कितनी बार वापस आया है, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑसिलेशन की। फ्रीक्वेंसी की यूनिट बेटा हर्ट्ज होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एच और जेड लिखते हैं, इसमें एच कैपिटल और जेड छोटा होता है, ठीक है। तो अगर 20 टाइम 1 सेकंड में उस पेंडुलम ने 20 टाइम अगर उसने किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो साउंड को, आपने एम्पलीट्यूड वर्ड सुना होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आपके, जैसे कि आपकी साउंड की वेव है, ये आपकी साउंड की वेव जा रही है ऐसे सीधे, तो इस साउंड की वेव का यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जितनी ऊंचाई की आपकी वेव्स होंगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो लाउडनेस और पिच, ये भी बेटा आपका ये एक्टिविटी है। लाउडनेस ऑफ साउंड भी प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। जितना ही ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा, आपकी साउंड की लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि आप जैसे जैसे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ही म्यूज़िक की लाउडनेस अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर दुगना हो जाएगा तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी। अगर आपने एम्पलीट्यूड का 2 पॉइंट बढ़ाया है तो आपकी लाउडनेस के 4 पॉइंट बढ़ जाएंगे, इतनी दुगनी आपकी आवाज़ हो जाएगी। लाउडनेस को नापने के लिए बेटा आप यूज़ करते हो एक यूनिट जिसका नाम है डेसिबल। डेसिबल से पता चलता है। अब जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो साउंड कितनी होती है, लाउडनेस कितनी होती है, 10 डेसिबल। अब सॉफ्ट विस्पर करोगे तो 30 डेसिबल। नॉर्मल आप बात करते हो किसी व्यक्ति से नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल साउंड में, तो 60 डेसिबल होती है। बिजी ट्रैफिक होता है तो 70 डेसिबल होती है। और एवरेज फैक्ट्री का जो होता है, फैक्ट्री में जो आवाज़ निकलती है वो 80 डेसिबल होती है। इसीलिए 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड अगर तुमने सुनी तो वो तुम्हारे लिए नॉइज़ पॉल्यूशन का काम करती है। 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड नॉइज़ पॉल्यूशन का काम करती है, क्योंकि नॉर्मल बात आप 60 डेसिबल में कर लेते हो। फैक्ट्री का पॉल्यूशन, आपका फैक्ट्री में जो साउंड होता है वो 80 डेसिबल तक होता है। बिजी ट्रैफिक का 70 डेसिबल तक होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग का 10 डेसिबल तक होता है। सारे याद कर लेना। और 80 डेसिबल से ऊपर आपका नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो साउंड लाउडनेस आपकी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड होता है आपका वाइब्रेशन। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस, ठीक है ना। तो जब आपका एम्पलीट्यूड छोटा होता है तो आपकी साउंड भी बहुत धीमी होती है, ठीक है। आप एक बच्चे की आवाज़ को एक अडल्ट की आवाज़ से कंपेयर करके देखना। बच्चे की आवाज़ का साउंड बहुत धीमे होता है, लाउडनेस बहुत कम होती है उसकी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होता है ना। हमारी लाउडनेस तेज हो जाती है क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड से। किसी किसी की आवाज़ बहुत पतली होती है बेटा, जिसकी आवाज़ बहुत पतली होती है उसकी साउंड बोलते हैं हाई पिच है, इसकी बहुत चुभ रही है, बहुत पैनी आवाज़ है, इसका मतलब उसकी साउंड की पिच बहुत ज़्यादा है। जिसका वाइब्रेशन बहुत लो होता है उसकी साउंड की पिच लो होती है, और जिसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उसकी साउंड की पिच उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे ड्रम है, ड्रम की पिच कम होगी, बहुत भारी आवाज़ होगी। वहीं ये देखो ये सीटी बजा, सीटी की पिच हाई होगी, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो पिच भी हाई होगी, ठीक है। अब देखो जो आप सीटी बजाते हो, सीटी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसकी पिच भी हाई होती है। बर्ड जो साउंड निकालती है उसकी भी पिच बहुत हाई होती है। लेकिन जो शेर दहाड़ता है, शेर जो दहाड़ता है उसकी पिच इतनी हाई नहीं होती, क्योंकि वो लाउड होता है, वाइब्रेशन कम करता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, लाउड होती है, उसके बाद लाउडनेस ज़्यादा होती है, पिच उसकी इतनी हाई नहीं होती है। तो वॉइसेस में भी बेटा एडल्ट में, बच्चों में, वुमेन में, सबकी वॉइसेस में डिफरेंस होता है। किसी की भारी होती है, किसी की पतली होती है, तो किसी की लाउडनेस ज़्यादा होती है, तो किसी की पिच ज़्यादा होती है, किसी की पिच कम होती है, ठीक है। अब कौन सी साउंड ऑडिबल है और कौन सी साउंड आपकी ऑडिबल नहीं है, ठीक है ना। ऑडिबल साउंड और नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड बेटा आपकी वो होती है जो कि आप सुनोगे तो आपके कानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपकी होती है 20 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ मतलब फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड आप सुन सकते हो, वो आपके लिए ऑडिबल है। वहीं 20 हर्ट्ज़ से कम और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा दोनों ही आपके लिए हानिकारक हैं। अगर आपने 20 हर्ट्ज़ से कम अगर आप सुन रहे हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, ऐसी साउंड को आप इनऑडिबल कहते हो। और अगर आप 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा सुन रहे हो तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, वो भी आपके लिए इनऑडिबल है। तो आपके लिए ऑडिबल है क्या, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो साउंड है वो आपके लिए ऑडिबल है। एनिमल जो होते हैं उनकी जो होती है 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है। डॉग की एबिलिटी होती है 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा साउंड जो प्रोड्यूस कर सकता है ना। ह्यूमंस नहीं कर सकते बेटा। मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमने 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा आवाज़ सुनी, या फिर अगर हमने आवाज़ निकाली, तो हम निकाल तो सकते ही नहीं लेकिन सुन भी नहीं सकते हम, ठीक है ना। अब नॉइज़ और म्यूज़िक।
नॉइज़ और म्यूज़िक क्या है। अगर आपने अलग अलग साउंड देखी होंगी तो आपने कभी कभी देखा होगा आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगा होगा, है ना, आपको सुनने में बहुत दिक्कत हुई होगी। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में आप कभी भी जाओ, वहाँ पे जो साउंड निकलती है आपको बहुत प्लीज़ करेगी, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड होती है, चुभती है एकदम कानों में। जो मशीनों की आवाज़ होती है, जो मशीन टाइल्स वगैरह काटती है, उनकी आवाज़ देखना बहुत चुभती है कानों के अंदर, तो वो नॉइज़ है। जो साउंड अनप्लीजेंट है, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, तो वो साउंड ही आपकी नॉइज़ है, क्योंकि उससे आपके कानों में दिक्कत हो रही है, आपकी ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है। इसका मतलब वो नॉइज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए प्लीजेंट नहीं है, और जितनी भी अनप्लीजेंट साउंड है सारी की सारी आपके लिए नॉइज़ है। ठीक है बेटा। अब दूसरी तरफ देखो, आप जिस साउंड को, जिस म्यूज़िक को एंजॉय करते हो, आप गाने सुनते हो तो एंजॉय करते हो, उनकी आवाज़ आपके कानों में चुभती नहीं है, तो वो आपके लिए नॉइज़ नहीं है, वो आपके लिए म्यूजिकल साउंड है। ठीक है ना, जो आपको प्लीज़ कर रही है। हारमोनियम से निकली हुई आवाज़ है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकली, या किसी की बहुत ही सुंदर आवाज़ है गाने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, प्लीजेंट हो जाएगी। और नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जो आपके अनवांटेड गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। आपका एटमॉस्फेयर में कोई भी गंदे पार्टिकल ना हो तो क्या एयर पॉल्यूट होगी? नहीं होगी। एयर को पॉल्यूशन कौन कर रहा है? एयर को पॉल्यूट कौन कर रहा है? एयर में पाए जाने वाले अनवांटेड गैसेस के पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो हमारी एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स की वजह से ही तो हमारी जो एयर है पॉल्यूशन हो रही है, एयर में पॉल्यूट हो रहा है। ऐसे ही अगर आपकी साउंड में भी इन्वायरमेंट से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल मिल जाए जो आपकी साउंड को बहुत ही अनप्लीजेंट कर दें, वही आपका क्या हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो अनवांटेड साउंड या अनप्लीजेंट साउंड जो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाए, गाड़ियों की आवाज़, ट्रेनों की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, ये अनवांटेड साउंड अगर आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन व्हीकल से होता है, क्रैकर को जलाने से होता है, मशीनों से होता है, लाउड स्पीकर से होता है, टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर रेडियो को अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ में वाला बजा दोगे तो उनसे भी होता है, किचन में चलने वाले जो है आपके अप्लायंस है उनसे होता है, डेजर्ट कूलर से होता है ना, और सारे के सारे आपकी क्या है, एयर कंडीशनर से होता है, आपके नॉइज़ पॉल्यूशन को करने वाली चीज़ें हैं। अब क्या हार्म करता है नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें, आपने देखा होगा बेटा, हेल्दी इंसान को कभी भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। अगर किसी इंसान को नॉइज़ पॉल्यूशन में ले जाओगे तो उसका बीपी हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसको एंजाइटी हो सकती है, और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। तो ज़्यादा साउंड कंटिन्यूली रहने पे आपका माइंड और आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, आपके कानों में दिक्कत होने लगेगी और आपको क्या होने लगेगी, फिर कम सुनाई देने लगेगा। तो ये आपके माइंड को भी इफेक्ट करती है। आपको लिमिट, नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट में रखना चाहिए, मेजर करना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने नॉइज़ को। कैसे कंट्रोल करोगे बेटा, आपको जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि इंजन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल है, होम ऑफिस है, इनसे आपको थोड़ा सा मतलब कि दूरी रहना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में आपको नहीं रहना चाहिए। जितने भी नॉइज़ी ऑपरेशन है, नॉइज़ प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एरियाज़ हैं, उनमें आप कभी भी घर ना बनाएं। ऑटोमोबाइल हॉर्न है, ये सब आपको कम, यानी कि गाड़ियों में जो हॉर्न है उनकी साउंड कम रखी जाए, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो। आजकल की गाड़ियों में हॉर्न की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है बेटा, कम आवाज़ है हॉर्न, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो। ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए बिल्डिंग्स वगैरह में, बिल्डिंग एरिया में, और फिर पेड़ों को कम काटना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, और रेजिडेंशियल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन को कम देखना चाहिए, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन आपका क्या हो बेटा, कम हो। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जो आपकी नॉर्मल है, ये रेयर होता है वैसे तो, किसी किसी को बचपन से ही होता है, किसी किसी में पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि उसे सुनाई तो देता है लेकिन कम सुनाई देता है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, कम सुनाई देने लग जाता है। ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि उन्हें साइन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है जो सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कम्युनिकेट करवाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो लोग आपस में, है ना। इससे क्या होता है, बच्चा जो सुन नहीं पाता है उसको सुनने में दिक्कत होती है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कुछ बनाई गई हैं जिनकी मदद से बच्चा आसानी से सुन पाएगा, है ना। मशीन लगा देते कान में बस सुनने के लिए। तो ये सारे हमने इन्वायरमेंट में चीज़ें बना रही, जैसे कि सोसाइटी में हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसी चीज़ों से इंसान एब नॉर्मल ना रहे, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ पाए, नॉर्मल बच्चों की तरह रह पाए। तो इसके लिए हमने थोड़े से काम किए हैं, सुझाव किए हैं बेटा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है, कीवर्ड सारे याद कर लेना, एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, क्वेश्चन आंसर खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है।